सही भैया। तो आपने बोल लो, हम मेरी बात सुन लो उसके अंदर, ठीक है। यार उतनी ध्यान सुनने वाली बात नहीं है, लेकिन आसान है टॉपिक, ठीक है, ध्यान रखना और समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी ज्यादा ना इधर उधर मत करना, हाथ पैर फैलाना, ठीक है, जो है सीबीएसई में वही करना, ठीक है। अब देखिए भैया, कल गाने पढ़ाया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट हो गया था हमारा, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत अच्छा करा है, ठीक है। आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या भैया, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है भैया। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला लॉ है भैया लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट। ये लॉ क्या कहता है भैया, ये कहता है भैया कि प्रत्येक प्लैनेट सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। इलिप्टिकल मतलब कि अंडे जैसा पाथ होता है, और इलिप्स के दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो सन किसी एक फोकस पर लाई करता है। ध्यान दीजिए, किसी भी प्लैनेट की रिवॉल्यूशन सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में होती है। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, F1 और F2, और सन क्या होता है, किसी एक फोकस पे लाई करता है। मतलब F1 पे होगा तो F2 पे नहीं होगा, F2 पे होगा तो F1 पे लाई नहीं करेगा, ठीक है भैया। और इस पाथ में घूमते हैं, ये प्लैनेट है आपका और ये आपका सन है, ठीक है। इसको यहां से यहां तक की दूरी को, ये आधे को कहते हैं भैया सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। और इस आधे को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, ठीक है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और जहां पे सन क्या होता है, किसी एक फोकाई पे, फोकस पे लाई करता है, ठीक है। खत्म हो गया, ये इतना ही था, ठीक है। सेकंड लॉ जो है वो थोड़ा मेन है और थोड़ा कह सकते हो थोड़ा सा इससे हार्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है ना। सेकंड लॉ है भैया लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ। अब सेकंड लॉ से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। सेकंड लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। एक चैप्टर नंबर 6 में आपको याद होगा, मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ज्योमेट्रिकल। अब मुझे पता है यहाँ पे केवल एकाकी बच्चे को याद होगा, और जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ वो समझ गया होगा। दांत मत फाड़ बेटा, तेरे से पूछ रहा हूँ मैं। मीनिंग ऑफ, बता पुंडी, एंगुलर मोमेंटम। अब सुअर होता है क्या है, इसके फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। चुप रहा सुअर, 2m dA अपॉन में dt। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसकी डेरिवेशन भी कराई है चैप्टर नंबर 6 में, आउट ऑफ सिलेबस है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है एल, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एम क्या है मास ऑफ जो भी चीज घूम रही है, रोटेट कर रही है, और डी ए अपॉन में dt होता है एरियल वेलोसिटी। क्या होता है, एक्स अपॉन में टी क्या होता है, वेलोसिटी। एरिया अपॉन में टाइम क्या होता है, एरियल वेलोसिटी। क्या होता है, तो डी अपॉन में dt भी क्या है, एरियल वेलोसिटी। क्या है ये, एरियल वेलोसिटी, जो कि क्या होता है एरिया अपॉन में टाइम करके आता है। क्या आता है, एरिया अपॉन में टाइम का रेशियो होता है एरियल वेलोसिटी, ठीक है भाई। ये होता है। एक बात और होती है भैया, दूसरी बात क्या है कि भैया जो टॉर्क होता है, टॉर्क, ठीक है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ, याद है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, कौन बताएगा मुझे। हर्षिका आप बताना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का, जितना डिस्टेंस a b पे करेगा उतना ही b c से भी उतना ही सेम। ये नया लॉ निकल था क्या, ये किसका पूछ रहे हो, न्यूटन का। किसी का और का सेकंड लॉ भी याद है क्या आपको, कैल्कुलस का पूछ कैनवर्स नहीं है, कैपलर से वो। क्या। चलो बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ बता दो, छोड़ो यार, हरकतें मत छोड़ यार, सुअरपंती मत कर बेटा यार। बता बता प्लीज, नहीं याद है, चलो बताइए आप। क्या होता है फोर्स, फोर्स इसका है, ये इसे कहते क्या, आप बोल दीजिए वही बात। गाली थोड़ी होती है जो आप रिपीट नहीं कर सकते उस चीज को।
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ कहता है भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू में फोर्स, क्या होता है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया, टॉर्क, क्या होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक टॉर्क और फॉर्मूला होता है, मैं सेकंड लॉ की तैयारी करा रहा हूं आपको भैया, सेकंड लॉ तभी आप सकते हैं जब टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये चीजें यदि आपको ध्यान है तो आप सेकंड लॉ आसानी से कर सकते हो। पहले सेकंड लॉ की स्टेटमेंट सुनिए, क्या कहता है भैया, कहता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ केपलर, सेकंड लॉ ऑफ केपलर, सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है भैया, सेकंड लॉ ऑफ केपलर कहता है एरियल वेलोसिटी डीए अपॉन में डीटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, सन के अराउंड में प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। समझो देखिए ये है आपका, आप प्लैनेट कैसे घूमता है, इलिप्टिकल पाथ में, है ना। ये आपका सन, प्लैनेट यहां पे था, 1 घंटे में यहां पे आ गया, P1 प्लैनेट ये था P, ठीक है, वो T1 टाइम पर यहां पे था और T2 टाइम पर यहां पर आ गया, ठीक है। उस दौरान उसने कितना एरिया कवर किया, ए, कितना किया, ए। अच्छा प्लैनेट यहां पे था, कहां पे था, यहां पे था, और एक T2 टाइम पर, T1 टाइम पर यहां पे था, T2 टाइम पर यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया T2 टाइम पर, ठीक है। तो अगर T1 यहां कर ये मान लीजिए इसे T3 कर दो, ये किसे T4 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कह रहा है T1 माइनस T2 माइनस T1 अगर T4 माइनस T3 के बराबर है एंड, नहीं समझे, कह रहा है कि ये लॉ कहता क्या है, कहता है भैया अगर T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस आ रहा है वो T4 माइनस T3 के बराबर है, तो देन A1 इक्वल्स टू में क्या होगा, A2 भी होगा, यानी ये एरिया क्या होगा, इसके बराबर होगा। मतलब अगर टाइम सेम रहेगा तो एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर T1 माइनस T2 का डिफरेंस T4 माइनस T3 के डिफरेंस के बराबर आ रहा है तो ये जो एरिया होगा ये वाला एरिया A2 और ये वाला एरिया जो कि क्या है भैया A1 है, ये A2 है और ये क्या है A1 है, दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब सेम टाइम में प्लैनेट सन के अराउंड में क्या करता है, इक्वल एरिया करता है। 1 घंटे में अगर 50 गज का एरिया कवर कर रहा है तो अगले घंटे में भी क्या करेगा, 50 गज का, अगले घंटे में क्या करेगा, अगर सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहा तो उसको क्या कहेंगे भैया, एरियल वेलोसिटी क्या है भैया, कांस्टेंट है, क्या है। तो सेकंड लॉ यही कहता है भैया कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। समझ गए, चलो भैया अब इसको ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। एरियल वेलोसिटी बहुत सारी चीजें देता है ये, ठीक है, सेकंड लॉ, तो चलो प्रूफ कर देते हैं। समझ में आ गया, इस चैप्टर के नोट्स भेज दूंगा आज या कल में। ये रहा, चलो ठीक है, चलो भैया तो प्रूफ कर रहे हैं इसको, प्रूफ के लिए आता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो भैया आपको पता है फोर प्लैनेट अगर मैं प्लैनेट की बात करता हूं तो प्लैनेट के ऊपर कोई टॉप फोर्स लगा रहा है क्या घूमने के लिए, फोर्स नहीं बोलते, जब रोटेशन मोशन होती है तो टॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो प्लैनेट के केस में टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, किसी प्रकार का कोई भी टॉर्क प्लैनेट पे नहीं लग रहा होता है, ठीक है। टॉर्क नहीं लग रहा तो इसका मतलब क्या है भैया, वो क्या होगा, देन डीएल अपॉन में डीटी भी क्या होगा, 0। टॉर्क ही तो है ये भी तो टॉर्क ही है, टॉर्क अगर 0 होगा तो डीएल अपॉन में डीटी भी क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 आता है इसका मतलब वो चीज क्या है, तो एल क्या होगी, कांस्टेंट हो गया, एल क्या हो गया, यानी प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या कांस्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगने आ रही है आपको भी। देखिए पहले यही बता देता हूं, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मास वेलोसिटी और रेडियस। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया, मास वेलोसिटी एंड ये भी क्या रहा है, कांस्टेंट, क्या रहा है। तो भैया आपको पता है वेलोसिटी रेडियस ये भी क्या है, कांस्टेंट अपॉन में मास हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन में, ये देखो मास कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट अपॉन मास, ये क्या होगा, अनदर कांस्टेंट, क्या आ गया, अनदर कांस्टेंट, ये एक और कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब वी आर एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट अपॉन में रेडियस होगी, यानी वेलोसिटी इनवर्सली इक्वल टू क्या है, रेडियस। अब इसका मतलब समझिए,
कह रहा है भैया जिस प्लैनेट की रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। कई सालों तक प्लूटो को प्लैनेट माना ही नहीं जाता था, क्योंकि उसके ऑर्बिट इतना दूर है, उसकी ऑर्बिट की रेडियस इतनी ज्यादा है, तो हमें हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देता था। हम प्लैनेट का पता तभी लगा पाते हैं जब वो चीज लगातार अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है। अब वो इतनी दूर है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, लगभग ना के बराबर है, लगता है कि भैया जगह पड़ा, लेकिन काफी सालों बाद देखा गया तो अपनी पोजीशन चेंज की उसने, चेंज की तो क्या पता लग गया भैया वो प्लैनेट है। ठीक है, एक ऐसी प्लैनेट एक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्लैनेट 9 के सबूत को देती है, क्या होती है बाद में बताऊंगा। ठीक है, कहता है भैया प्लैनेट 9 इतना दूर है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन है। ठीक है, समझ गया, लेकिन हम पता नहीं लगा पा रहे कि वो क्यों है, मतलब कि सॉरी है भी, ये नहीं है, कैसे, क्योंकि उसका ऑर्बिट इतना दूर है, उसका ऑर्बिट इतना दूर है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज दिखता ही नहीं है, ना के बराबर है उसकी वेलोसिटी। 40,000 साल का उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा, अगर होगा तो। जैसे अर्थ का 1 साल है, वैसे उसका एक रिवोल्यूशन कितने साल में होता होगा, अगर होगा तो 40,000 साल में। ठीक है, अब 40,000 साल में अगर उसका एक रिवोल्यूशन होता है तो उसकी दूरी कितनी होगी, अब दूरी इतनी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ना के बराबर होगी। तो हमें अगर दिखता भी होगा तो हम तो ये समझते होंगे ना वो तारा है, स्टार है, तो यहां से हमें पता नहीं लग पाता होगा। समझ गए भैया, तो जो प्लेनेट यहां से इस चीज से, इसी सेकंड लॉ से हमें एक बात और पता लगती है कि जो प्लेनेट जितना दूर रहता है उसकी वेलोसिटी उतनी कम रहती है। प्लूटो को देख लो, है ना, प्लूटो कितने 264 साल है, क्या है, 264 साल में करता अपनी एक रिवोल्यूशन को, 264 साल में भी 264 ही होगा मेरे, 64 जो भी है। ठीक, समझ गए। एक तो हमें पहली बात क्या मिलने लगी, हमने अभी क्या कर दिया, हाँ, जो प्लैनेट जितना दूर रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम रहेगी। अब दूसरी बात है, हमें सेकंड लॉ प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो हमने क्या कहा भैया, प्लैनेट के केस में टॉर्क क्या होता है, 0 लगता है। टॉर्क 0 लगता है, इसका मतलब एल क्या है, कांस्टेंट है। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, देन आपका क्या होगा, 2m dA अपॉन में dt भी क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये भी एल की बराबर है। ठीक है, तो dA अपॉन में dt क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन में 2m, ये भी कांस्टेंट, दो भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, क्या हो, ये भी क्या हुआ, अनदर कांस्टेंट, यानी एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की वेलोसिटी सन के अराउंड में हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक घंटे में वो 60 गज का एरिया कर ले तो अब अगले घंटे में 50 गज का एरिया कर रहे, हर घंटे में क्या होगा, इक्वल एरिया रहेगा। समझ गया, ये ध्यान रखना। ओके, सेकंड लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं थर्ड लॉ पे, किस पे आते हैं, थर्ड लॉ पे, इसे कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है, ये ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। कहता है भैया सूरज के चारों ओर जब प्लैनेट घूमता है इलिप्टिकल पाथ में, ये सूरज है, तो उसको घूमने में मान लीजिए कितना टाइम लगा है, प्लैनेट को घूमने में टी टाइम लगा है, पूरे एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, प्लैनेट को घूमने में पूरे एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, ठीक है, टी वैसे कैपिटल टी, वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, ये एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो प्लैनेट को एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम लग रहा है, इसके सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी है, आर, क्या है, आर, सेमी मेजर एक्सिस की, इससे यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या, आर। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ कैपलर, ठीक है, क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्या होगा, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ कैपलर। अब इसको प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है। ठीक है, आपको पता कोई भी प्लैनेट घूमता है तो घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या चाहिए, और प्लैनेट के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या करता है, इस प्लैनेट का मास क्या है भैया, एम है, और सन का मास क्या है भैया, कैपिटल एम है, क्या है, कैपिटल एम है। तो अकॉर्डिंग टू, तो हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर में ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट और उसकी दूरी। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, मास से मास कैंसिल, रेडियस से रेडियस कैंसिल। वेलोसिटी क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन में टाइम। वेलोसिटी तो ये होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस, और उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी बता रखा है मैंने आपको, जी कैपिटल एम, और ये क्या होगा, आर। ये हो गया, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 4 पाई आर
4π²r², नीचे क्या होगा t² बराबर में क्या होगा gm/r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या होगा आपका t² gm है ना, और ये क्या होगा 4π²r³ हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में होगी तो ठीक है, तो t² क्या हो जाएगा 4π² gm और ये क्या होगा r³। अगर मैं बात करूं ना तो पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया r³ आ गया, दैट इज द कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए इसको कैसे करना है, मान लीजिए ये m क्या है, ये m होता है मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी में जो सेंटर में, मान लीजिए मैं बात करता हूं सन की, ये सन है आपका, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का मास क्या है अर्थ का मास, थोड़ा भी अर्थ का मास छोड़ दो, ये अर्थ है ठीक है, इसकी रेडियस क्या है आर है, इसका टाइम पीरियड क्या है टी है, ये भैया क्या है मार्स है, क्या है इसका टाइम पीरियड क्या है पूरा घूमने का टीएम है, रेडियस क्या है आरएम है। तो अगर मेरे को कैपलर थर्ड लॉ लिखना है, इसका मास क्या, सन का मास क्या है कैपिटल एम है, क्या है कैपिटल एम है, तो इसके लिए अगर आपको कैपलर थर्ड लॉ लिखना है तो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इक्वल्स टू में जी, तो जी नहीं है ना, क्या है 4π² जी, मास ऑफ नीचे क्या आएगा सन आएगा, क्योंकि इस बार सेंट्रल बॉडी क्या है जिसके अराउंड घूम रही है ना सारी चीजें, उसी का मास आता है नीचे, मतलब ये एक्चुअल में क्या होता है वेरिएबल होता है। जैसे मैं प्लैनेट्स की बात करूं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके लिए मास क्या आएगा यहाँ पर सन आएगा, क्या आएगा, लेकिन अगर मैं मार्स के मून की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा मास ऑफ मून है, सॉरी मार्स आएगा, और उसके मून के लिए ये टाइम पीरियड ऑफ, अभी पता लग जाएगा, चलो चलो ये देखो, ये क्या होगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा इसके लिए लिखो तो क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ मार्स का स्क्वायर बराबर में 4π² जी मास ऑफ सन और रेडियस ऑफ मून का क्यूब, है ना। अच्छा मान लीजिए मैंने मार्स ले लिया, मार्स को सेंट्रल मास ले लिया, उसके दो ये मार्स है, मार्स का मास क्या ले लिया कैपिटल एम, उसके दो मून है, एक फोबोस है एक डेल्मोस है, ठीक है, तो ये डेल्मोस ये रहा फोबोस ये रहा, ठीक है, फोबोस की रेडियस क्या है आर_p और डेल्मोस की रेडियस क्या है r_d, तो इसके लिए क्या होगा यही टाइम पीरियड ऑफ फोबोस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 4π² जी मास ऑफ मार्स, मास ऑफ मार्स, और टाइम पीरियड किसका, सर यहाँ पे आएगा रेडियस, रेडियस किसकी आएगी रेडियस ऑफ फोबोस का क्यूब, समझ गए। मतलब आपको यहाँ पर जो मास रखना ना बीच में, ये नीचे यहाँ पर, ये हमेशा उस बॉडी का रखना जिसके चारों ओर बॉडी है घूम रही है, ठीक है। हमारे अर्थ के लिए सेंट्रल मास कौन होगा सन, हमारे मून के लिए सेंट्रल मास कौन होगा अर्थ, बाकी जैसे जुपिटर के मून है तो उनके लिए सेंट्रल मास क्या होगा जुपिटर, सैटर्न के मून है तो उनके लिए सेंट्रल मास क्या होगा सैटर्न, समझ गए। और ये बात ध्यान में रखना कि जैसे मेरे को बोलेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि भाई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ आपका इतना है, दूरी आपकी अर्थ की इतनी है, मार्स की दूरी निकालिए अगर उसका टाइम पीरियड इतना दे रखा है, तो आप ये इसी कंडीशन का क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं समझे, क्योंकि दोनों के लिए सेंट्रल बॉडी क्या सेम है, तभी आप कर पाओगे इसको, ठीक है। अगर आपको सेंट्रल बॉडी कोई और दे देगा ना, जैसे मान लीजिए मास आपका मैं बोलूंगा कि अर्थ का टाइम पीरियड इतना है, अर्थ की रेडियस इतनी है, फोबोस का टाइम पीरियड इतना है, उसकी रेडियस इतनी है, तो यहां पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाला सेंट्रल मास क्या हुआ दोनों केस में बदल गया है। अर्थ के जैसे मैं अर्थ के लिए बोलूंगा तो अर्थ के लिए सेंट्रल मास क्या होगा सन, और फोबोस के लिए सेंट्रल मास क्या होगा मार्स, तो उस केस में ये जो कांस्टेंट है ना ये बदल जाएगा, पूरा कांस्टेंट क्या होगा बदल जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला मास बदल रहा है आपका, समझ गया भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। हो गया, तो ये हो गया आपका, ठीक है, प्रूफ भी करा दिया और थर्ड लॉ आसान है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात कर क्वेश्चन, तो खैर इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी टिक लगवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जो मैंने कराए थे, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो जो आपको करने हैं, ठीक है घर से। अच्छा हाँ, इसमें एक टॉपिक और है, वेटलेसनेस। क्या है वेटलेसनेस? वो कंडीशन होती है जिसमें आदमी को या फिर किसी भी चीज का वेट क्या होता है जीरो जाता है। वेट जो होता है वो मास की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से। मास तो होता है, हर बॉडी के पास मास तो हो गई होगा ना। वेट जब ही माना जाएगा जब ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नॉन जीरो होगी। अब वेट जीरो कहां पे होता है? तो वेट पहला जीरो होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे। कहां पे होता है? सेंटर ऑफ अर्थ पे। अगर आप जाओगे, मान लीजिए आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच गए, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो भी डेप्थ आप गए हो वो रेडियस के बराबर होगी। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी 1 - d अपॉन में क्या होगा? r होगा।
तो ये क्या हुआ G1 माइनस R अपॉन में क्या हो गया R, तो ये क्या हुआ G1 माइनस 1 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, वहां पर वेट भी क्या होगा 0 होगा, वेट भी क्या होगा 0, तो ये वेटलेसनेस है। ठीक है। अच्छा स्पेस में देखोगे तो स्पेस में G की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट, एक लैग्रेंज पॉइंट होता है, लैग्रेंज पॉइंट की बात कर रहा हूं। लैग्रेंज पॉइंट दो प्लैनेट के बीच का वो रीजन होता है जहां पर ना तो उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना उसकी ग्रेविटी, उसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ठीक है भैया, तो समझ गया। वैसे आपको काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको वेट क्या मिलेगा, आपका 0 मिलने वाला है। ठीक है। तो ऐसी जगह पर, और ऐसा भी होता है फ्री फॉल, फ्री फॉल के केस में आपके गिरने का जो एक्सेलरेशन होता है वो G के बराबर आता है। क्या होता है? G के बराबर आता है। तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, वेटलेसनेस। क्या मिलेगा? वेटलेसनेस। इन सारी कंडीशन में आपको वेटलेसनेस मिलता है, मतलब वेट नहीं होता आपका। अच्छा वेटलेसनेस से बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, जैसे हड्डियां क्या होती है वीक हो जाती है। ठीक है, हड्डियां क्या होती है वीक हो जाती है। दूसरा डाइजेशन आपका अच्छे से नहीं हो पाता। मान लीजिए आप स्पेस वगैरह, वो जो स्पेस स्टेशन वगैरह है ना, वहां पे जाओगे तो आपका डाइजेशन क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो वेटलेसनेस की वजह से आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि करवा नहीं रखा मैंने, आपको बता दिया, क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने तो बता दिया आपको। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में लिखवाए थे, तो एक बार ही मैं उसको जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उन क्वेश्चन पे टिक लगवा दे रहा हूँ जो आपको एनसीईआरटी से करने ही करने हैं। ठीक है, मैं कितना करा दिया, कितना बड़ा चैप्टर है। सेटेलाइट करा दी थी ना मैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट। ठीक है, वीडियो देख लेना, मैंने कल पूरा एकदम डिटेल में कराया था। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वगैरह, वेटलेसनेस आ गया, फ्री फॉल, एक इनर्शियल मास होता है, एक ग्रेविटेशनल मास होता है। खैर आपके काम का नहीं है तो क्या ही बताऊं मैं, छोड़ो। ठीक है, ये के क्वेश्चन है, दिल्ली में आया था। ठीक है, दिल्ली में अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ कह रहा है एप्पल अर्थ की तरफ फोर्स लगाता है, और उतना ही एप्पल अर्थ की तरफ फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स अर्थ भी एप्पल पे लगाती है। तो एप्पल हमेशा अर्थ की तरफ एक्सेलरेट करता है, लेकिन अर्थ नहीं करती। रीजन बताओ। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, उसका मास इतना ज्यादा है तो एक्सेलरेशन उसके अंदर ना के बराबर आता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही रहा 12वां, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर बट द बॉडीज ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर मूव टुवर्ड्स ईच अदर। वही कह रहा है। ठीक है, समझ गए, समझ गए। कह रहे ये बहुत वीक फोर्स होता है। क्या होता है? बहुत वीक फोर्स होता है। ठीक है, इसके लिए अगर इस फोर्स की वैल्यू हमें देखना, इसके इफेक्ट को देखना, तो मास को क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते भैया ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है नेम द टू फैक्टर व्हिच डिटरमाइन वेदर अ प्लैनेट वुड हैव द एटमॉस्फेयर और नॉट। दो ऐसे फैक्टर बताइए जिसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि भैया प्लैनेट में वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा नहीं होगा। सबसे पहले प्लैनेट का मास, अगर उसका मास ठीक ठाक है तो उसके पास ग्रेविटी भी ठीक ठाक होगी, और ग्रेविटी ठीक ठाक होगी तो अपने एटमॉस्फेयर को क्या करेगी, पकड़ के रखेगी, एटमॉस्फेयर को कैप्चर। क्योंकि ग्रेविटी, अगर जिसके पास ग्रेविटी नहीं है तो वो एटमॉस्फेयर को भी पकड़ के नहीं रख सकता। ठीक है, दूसरा है भैया टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो वहां के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक बहुत ज्यादा होगी, और काइनेटिक ज्यादा होने की वजह से उनकी एस्केप स्पीड क्या होगी, बहुत तेज होगी, मतलब उनकी स्पीड क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होगा, उनकी एस्केप स्पीड की लिमिट से ऊपर उठ जाएगा। और जब उनकी एस्केप स्पीड से एस्केप स्पीड याद है ना, वो स्पीड जिससे कोई ऑब्जेक्ट होता है धरती को छोड़ करके या किसी भी प्लैनेट को छोड़ करके निकल जाता है, वो उसकी एस्केप स्पीड कहते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ऐसा भी होगा कि वो एस्केप स्पीड के ऊपर लिमिट निकल जाएगा, तो वो क्या होगा, अपने आप एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या होंगे, एटमॉस्फेयर को छोड़ करके बाहर, धरती को, प्लैनेट को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, ये वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाई डज अ टेनिस बॉल बाउंस हाइयर ऑन अ हिल देन द प्लेन्स। हिल पर टेनिस बॉल जो होती है ज्यादा उछलती है, और प्लेन पर कम, ऐसी जगह पर, है ना। हिल पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी क्या होती है, कम हो जाती है हाइट बढ़ने की वजह से। आपको पता है हाइट बढ़ने पर ग्रेविटी क्या होती है, कम हो जाती है। जब ग्रेविटी कम हो जाती है तो चीजें क्या होती है, ज्यादा जंप मारती है। ठीक है, इसी वजह से, समझ गए। आगे बढ़ो, अगला कह रहा है व्हाई वन कैन जंप हायर ऑन द सरफेस ऑफ द मून देन दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के मुकाबले मून पर ज्यादा क्यों उछल पाता है आदमी, समझ गया। वहां पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या कम है। सैटेलाइट डज नॉट नीड अ फ्यूल टू सर्कल अराउंड द अर्थ, व्हाई।
ठीक है भैया, कि कह रहा है कि भैया एक सैटेलाइट को फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती चारों ओर घूमने के लिए, वरना आप देखते हो ना एक सैटेलाइट को छोड़ दिया कई कई सालों तक वो चलता रहता है, फ्यूल कहाँ से आता है भाई? फ्यूल नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए एक फोर्स जो कि उसको लगा, देखिए भैया वो चलता रहता है, उसको हमने एक वेलोसिटी दे दी तो वो लीनियर वेलोसिटी उसके पास होती है, ठीक है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? उस लीनियर वेलोसिटी को, देखो जब इसको मान लीजिए मैं मार्कर को ऐसे, आप देखो मार्कर को अगर ऐसे फेंक दूं तो सीधा चला जाएगा, लेकिन अगर मार्कर को मैं धागे में बांध के फेंकूं तो कैसे घूम जाएगा? भूल जाओगे। तो धागे में बांधने वाला काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास अपनी वेलोसिटी हमने ऑलरेडी पहले से दे रखी है, उसी के सहायता से क्या होता है? घूमता रहता है। अगला क्या कह रहा है भैया, देखिए कह रहा है व्हाई डू डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट एस्केप वेलोसिटी ड्यू टू मास। अलग अलग प्लैनेट का मास, नॉर्मली डेंसिटी बोलो, डेंसिटी बोलो, हर प्लैनेट की डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है, और डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से उनका मास रेडियस में भी क्या होता है? वेरिएशन आता रहता है, इसी वजह से उनका एस्केप वेलोसिटी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ये वाला देखो, कह रहे थे मून हैज नो एटमोस्फेयर, क्यों? तो भैया मून हैज नो एटमोस्फेयर का बड़ा सिंपल सा रीजन है कि एक तो उसकी ग्रेविटी कम है, दूसरा उसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिस पार्ट पर रेडिएशन पड़ती है वहां का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है कई बार तो, ठीक है। तो भैया जहां पर रेडिएशन पड़ती है वहां पर अगर थोड़ा बहुत एटमोस्फेयर होगा तो उस गैसेस मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? बहुत बढ़ेगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी वैसी कम है, छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। कौन? मॉलिक्यूल, किसका? गैस का। समझ गया? अर्थ है एटमोस्फेयर, वाई? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी क्या है? मॉडरेट है, और दूसरा इसकी ग्रेविटी भी क्या है? अच्छी खासी है। दिल्ली में आया था, वाई एन एस्ट्रोनॉट्स क्या है? Why an astronauts in the orbiting spacecraft is not in zero gravity all through the weightlessness? ठीक है, कह रहा भैया कि समझ गया, कह रहा है एक एस्ट्रोनॉट जो होता है वो ऑर्बिटिंग एक जो अर्थ के चारों घूमता रहता है ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट कहते हैं, इज नॉट इन जीरो ग्रेविटी ऑल थ्रू वेटलेसनेस, जबकि वो ऐसे रीजन में है जहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट है, लेकिन फिर भी उसको वेटलेसनेस महसूस होता है। क्यों? क्यों पुंडीर? दिमाग लगा बेटा, देखियो मत आंसर, क्यों ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि देखो पहली बात तो अगर ऑर्बिट कर रहा है तो ऑर्बिट करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी है वहां पे, लेकिन वो फिर भी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर वो वेटलेसनेस का एहसास करता है। क्यों? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मैं कह रहा हूं कि सैटेलाइट तो घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, इसका मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के रीजन में है, लेकिन आपको वेटलेसनेस का मतलब, आप अगर एस्ट्रोनॉट हो तो आपको वेटलेसनेस का एहसास क्यों होगा? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? Why an astronaut in orbiting spacecraft is not in zero gravity all through the, सही तो है, हाँ नॉट इन जीरो ग्रेविटी ना, तो मतलब वो ग्रेविटी वाले जोन में है। इतनी अंग्रेजी आती है यार। अरे वो वहां से अच्छा अच्छा, साले तेजपाल यार। हाँ बताओ भाई क्या है? बताओ भाई, दिमाग लगा थोड़ा। बाबू बीच में मत खड़ी कर, अगर तेरी बुलेट वैसी लॉक लगा था, मेरे को उठानी पड़ी। लॉक लगा था, मैं उठा के रखी मैंने यार, तुझे पता है, कंधे पे। तुझे भी तो पढ़ाया था 2 साल, अपना भूल गया क्या? बुलेट लिए 2 लाख रुपए की, सुअर कहीं के, ऐसे कमा रहा है। कैश लिया, इंस्टॉलमेंट वाले काम नहीं है। देखिए भैया सुन लीजिए, ठीक है। अब देखिए जब आपका सेटेलाइट, बता भाई, तू बता, लगाए दिमाग क्या? मैं तो सुअर, वही तो मैं कह रहा हूं, ये कह रहा क्वेश्चन कह रहा है भैया ग्रेविटी फ्री जोन में नहीं हो आप, ठीक है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉट को वेटलेसनेस क्यों महसूस होता है? शब्बे
ऐसा कुछ तो बहुत ज्यादा दूर है तो सैटेलाइट के ऊपर भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं करे। हाँ देखिए देखिए भैया मेरी बात सुनिए, अब होता क्या सुन लीजिए, मैंने आपको एक वर्ड बोला था लैग्रेंज पॉइंट, क्या होता है? जहां पर दो चीजों का इफेक्ट क्या इक्वल और दो प्लैनेट का इफेक्ट इक्वल अपोजिट होता है। अब क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो नीचे खींच रहा होता है, उसी वक्त तो आप उसके अंदर बैठे हो और वो सेंट्रीपिटल, जब आप किसी चीज को घुमाते हो तो सेंटर की तरफ उसको खींचते हो, लेकिन चीज क्या होती है, दूर भी आती है, बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, समझे? जितना तुझे अर्थ नीचे खींच रही है उतना रोटेशन की वजह से वो तेरे को क्या कर रही है, दूर भी फेंक रही है, तो नेट फोर्स तेरे पे क्या हो गया, जीरो। इसलिए क्या एहसास होता है वेटलेसनेस का, समझ गया? बताया था ना सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों पेयर में आते हैं हमेशा। क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर पिटल है तो फ्यूगल तो होगा ही होगा, ठीक है। और मैंने बताया था इसी की वजह से किसी भी चीज का पाथ क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, वरना अगर केवल पिटल होता तो सेंटर की तरफ घुस जाती ना बॉडी। फ्यूगल है तभी वो पाथ में क्या है, मेंटेन्ड है अपने, समझ गए? तो वेटलेसनेस इसीलिए महसूस होती है क्योंकि बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो लगता है। रीजन क्या है, पिटल सेंटर की तरफ खींच रहा है, फ्यूगल दूर फेंक रहा है, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। समझे बेटा? कौन से बर्ड से पढ़ा था क्या तू? चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अरे हर एक मिनट, जय हिंद जय भारत बोलने से पहले रुक जाओ भाई, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है जो आपको टिक लगाने हैं। क्या कह रहा हूँ? अच्छा क्वेश्चन था ना एनसीईआरटी। नहीं भैया लगाइए टिक, टिक लगाइए, टिक लगाइए। 8.1 8.1 रिकॉर्ड तो हुई है 8.1 क्या कर रही है 8 पॉइंट, इसमें भगवान थोड़ी ना जो चूम रही है। 8.1 8.1 and 8.3 8.4 और 8.5 8.6 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 8.6 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेटा यहाँ से पेपर लीक करवाना ना, तेरा बाप तेरे लीक करेगा ना तो दिक्कत होगी। 8.14 8.15 16, यहाँ के सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 17 20 नहीं। और भैया देखना कि इनमें से जो नई बुक में होगा वही करना, हो सकता है मैं पुरानी बुक पे बोलूँ कि पुरानी बुक है नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।